ये सीधा हमें कहानी के दिल में ले जाता है। बात है 1453 की। तब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है, उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और ये शहर, आप देखिए, यूरोप और एशिया के बीच जमीनी व्यापार का मुख्य रास्ता था। हाँ, बिल्कुल। तो इसके बंद होते ही यूरोप में भारतीय मसालों की, खासकर काली मिर्च की, और वो जो शानदार कपड़े थे भारत के, उनकी किल्लत होने लगी। और इनकी उन्हें आदत पड़ चुकी थी। अच्छा। बस इसी जरूरत ने उन्हें नए रास्ते खोजने पर मजबूर किया, समंदर में उतारा। यानी व्यापार की मजबूरी थी जिसने समुद्री खोजों को जन्म दिया। तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, हमारे पास जो जानकारी और नोट्स हैं उनके आधार पर। हम समझेंगे कि ये यूरोपीय कंपनियां कैसे और किस क्रम में भारत पहुंची, कैसे मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी, कौन सी नई ताकतें उभर रही थीं, और आखिर में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको पीछे छोड़ दिया और भारत पर अपना शिकंजा कस लिया। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यही है कि हम यूरोपीय शक्तियों के आने का क्रम समझें, उनके शुरुआती इरादे, जो बेशक व्यापार ही था, और फिर कैसे बदलते हालात में, खासतौर पर मुगल कमजोरी के बाद, जो क्षेत्रीय ताकतें उभरी, जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, उनके आपसी टकराव का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। इसे समझना है। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सी यूरोपीय ताकत भारत पहुंची? सबसे पहले थे पुर्तगाली, 1498 में, वास्को दी गामा। हाँ, वास्को डी गामा। अफ्रीका का पूरा चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट पर उतरा। कहते हैं वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत भी किया। और वो यहाँ से जो मसाले ले गया, उसने यूरोप में कई गुना मुनाफा कमाया। शायद यही वजह थी कि और भी लोग आने को तैयार हो गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बेहिसाब मुनाफा। मतलब कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं 60 गुना तक मुनाफा। बाप रे। तो इन कहानियों ने और पुर्तगालियों को खींचा। वास्को डी गामा 2 बार और आया। 1524 में जब तीसरी बार आया, तो यहीं कोचीन में उसकी मृत्यु भी हो गई। अच्छा। पुर्तगालियों ने फिर कोचीन में 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी, मतलब फैक्ट्री, लगाई। दूसरी कन्नूर में। उनकी कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया। और उन्होंने आते ही सिर्फ व्यापार नहीं किया, मतलब अपनी ताकत भी दिखानी शुरू कर दी, जैसे वो ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, हम्म। उसने हिंद महासागर पर नौसैनिक दबदबे की नीति अपनाई। उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। लेकिन असली पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने। ओ। वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। अल्बुकर्क। हाँ, उसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया, और गोवा फिर लंबे समय तक, मतलब 1961 तक, भारत में पुर्तगाली गतिविधियों का केंद्र बना रहा। अल्बुकर्क ने होर्मुज और मलक्का, जो बहुत अहम समुद्री रास्ते थे, उन पर भी कब्जा किया। उसने भारतीयों से शादी को भी बढ़ावा दिया था। भारत पर पुर्तगालियों का और क्या असर रहा? क्या वे सिर्फ मसाले और मुनाफे के लिए जाने जाते हैं या कुछ और भी? नहीं नहीं, उनका असर काफी गहरा था। तंबाकू, आलू, हरी मिर्च, ये फसलें उन्हीं की देन है। अच्छा, ये पुर्तगाली लाए थे। हाँ, और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में उन्होंने ही लगाया। स्थापत्य में गॉथिक शैली भी लाए। चटगांव बंदरगाह को वो पोर्टो ग्रांडे, यानी महान बंदरगाह, कहते थे। और दिलचस्प बात यह है, जैसा मैंने कहा, वो आए सबसे पहले 1498 में और गए सबसे आखिर में 1961 में, गोवा की आजादी के बाद ऑपरेशन विजय से। पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आया? डच थे क्या? हाँ, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड्स के लोग। वो 1595 के आसपास आए। पहला यात्री था कॉर्नेलिस डे हाउटमैन। 1602 में उनकी कंपनी बनी, जो एक सरकारी कंपनी थी। उनका मुख्य ध्यान वैसे इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर ज्यादा था। बटाविया में उनका मुख्यालय था। भारत में उन्होंने कपड़ों के व्यापार पर ज्यादा जोर दिया। उनकी फैक्ट्रियां कहाँ थीं? पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, 1605 में। बंगाल में चिंसूरा में भी थी, जहां उन्होंने फोर्ट गुस्तावस बनाया। लेकिन 1759 में बेदरा की लड़ाई हुई हुगली के पास। उसमें वो अंग्रेजों से हार गए और भारत में उनका असर लगभग खत्म हो गया। और डेनिश, डेनमार्क वाले? हाँ, डैनिश भी आए थे 1616 में। ट्रावनकोर, तंजावुर में पहली कोठी खोली 1620 में। पर वो ज्यादा टिक नहीं पाए। बाद में अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। और फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उनकी कहानी कैसे शुरू हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें पूरब के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया, शुरू में 15 सालों के लिए। उनका शुरुआती नारा या मोटो साफ था, भूभाग नहीं, व्यापार। मतलब जमीन नहीं चाहिए, बस ट्रेड करना है।
लेकिन ये इरादा बदला कैसे? मतलब उन्हें भारत में पैर जमाने की इजाजत कैसे मिली? व्यापार से आगे कैसे बढ़े? शुरुआत आसान नहीं थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, हेक्टर नाम के जहाज से सूरत। वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आगरा गया इजाजत लेने, लेकिन मिली नहीं। अच्छा, पहली बार में नहीं मिली? नहीं, पहली फैक्ट्री सूरत में खुली तो पर वो अनाधिकारिक थी। पहली आधिकारिक फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में खुली 1611 में, और पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में, जब जहांगीर ने इजाजत दे दी। तो इजाजत मिल गई आखिर। हाँ, फिर 1615 में सर थॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। वो जेम्स वन का दूत था। उसे देश भर में व्यापार करने की छूट मिल गई। ये एक बड़ी कामयाबी थी। रो ने एक किताब भी लिखी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। और फिर उन्होंने अपने ठिकाने बनाने शुरू किए, किले वगैरह। बॉम्बे कैसे मिला उन्हें? हाँ, 1641 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। ये अंग्रेजों का भारत में पहला किला था। बॉम्बे की कहानी तो और दिलचस्प है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड की शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। हाँ, सुना है। तो दहेज में पुर्तगालियों ने बॉम्बे दे दिया। दहेज में? पूरा शहर? हाँ, और फिर 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बस 10 पाउंड? हाँ, फिर बंगाल में 1698 में उन्होंने सूता नाटी, गोविंदपुर और कालीकाता नाम के 3 गांव खरीदे। हाँ। जॉब चारनॉक ने इन्हें मिलाकर फोर्ट विलियम की नींव रखी। हाँ। यही बाद में कलकत्ता या कोलकाता कहलाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष बना 1700 में। और वो 1717 का फरमान, दस्तक। हाँ, सुना है उसने बड़ा खेल बदला। मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। ये छूट क्यों दी? कहा जाता है कि एक अंग्रेज डॉक्टर थे, विलियम हैमिल्टन। उन्होंने फरुखशियर का कोई इलाज किया था जिससे वो खुश हो गया। उसी के इनाम में ये फरमान मिला। लेकिन इस दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार के लिए जमकर दुरुपयोग किया। मतलब वो अपना माल भी बिना टैक्स दिए निकालने लगे। ओह, तो इससे तो बंगाल के नवाब को नुकसान होता होगा। बिल्कुल, भारी नुकसान। और यही आगे चलकर कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव की एक बड़ी वजह बना। अंग्रेजों के बाद सबसे आखिर में कौन सी बड़ी यूरोपीय ताकत आई? वो थे फ्रांसीसी। उनकी कंपनी थोड़ी देर से बनी, 1664 में। फ्रांस के सम्राट लुईस 14 के वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। उन्होंने बनवाई थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। अच्छा, EIC प्राइवेट थी और ये सरकारी? हाँ, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली 1668 में, फ्रांसिस कैरो ने। लेकिन उनका मुख्य केंद्र बना पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखी। इसे फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की भी कहते थे। इसमें यनम, कराइकल, माहे और पुदुचेरी शामिल थे। और वो ड्यूप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर? हाँ, ड्यूप्ले, वो बड़ा काबिल गवर्नर था। उसने ही सहायक संधि का तरीका एक तरह से शुरू किया था। मतलब भारतीय राजाओं की मदद के नाम पर अपनी सेना उनके राज्य में रखना और खर्च भी उन्हीं से लेना। इसी तरीके का बाद में अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली ने बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो ये थी प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। लेकिन इसी दौरान आप कह रहे थे भारत में भी बड़ा बदलाव आ रहा था, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। उसके बाद मुगल सल्तनत की वो पुरानी शानो शौकत, वो पकड़ ढलान पर थी। केंद्रीय ताकत कमजोर हुई तो कई सूबेदार और स्थानीय शासक लगभग आजाद हो गए। अपने अपने इलाकों में वही राजा बन बैठे। कौन कौन से राज्य उभरे हैं इस तरह? कई थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। दक्षिण में मैसूर, पश्चिम में मराठे, उत्तर पश्चिम में सिख, राजपूत भी थे। ये सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने लगे। अब मुकाबला सिर्फ यूरोपीय कंपनियों के बीच नहीं था, अब इन नई ताकतों और यूरोपियों के बीच भी था। और ये ताकतें आपस में भी लड़ रही थीं। यहीं से अंग्रेजों के लिए मौके बनने लगे होंगे। उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया होगा। चलिए, बंगाल से शुरू करते हैं, जो उस वक्त सबसे अमीर सूबों में से एक था। बंगाल वाकई सोने की चिड़िया था। उपजाऊ जमीन, बहुत ज्यादा भू राजस्व आता था वहां से। दिल्ली से दूर भी था। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश सब आता था। मुर्शिद कुली खां, जिसे औरंगजेब ने ही दीवान और सूबेदार बनाया था, उसने इसे लगभग स्वतंत्र राज्य बना दिया। राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया। फिर अलीवर्दी खां। हाँ, अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक नवाब रहे। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। कहा था, अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट खाएंगी, और अगर नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी। वो उनकी बढ़ती ताकत को भांप रहे थे।
लेकिन उनके नाती सिराजुद्दौला के समय हालात बिगड़ गए। प्लासी की लड़ाई क्यों हुई? सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना। वो युवा था, थोड़ा गर्म मिजाज का भी। अंग्रेजों ने बिना उसकी इजाजत कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी और वो दस्तक का दुरुपयोग तो चल ही रहा था। सिराज नाराज हुआ, उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और उसी समय वो ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई। हाँ, उसी समय हॉवेल नाम के एक अंग्रेज ने यह कहानी फैलाई कि सिराज ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ 23 जिंदा बचे। इस घटना की सच्चाई पर बहुत विवाद है। कई इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदला लेने का एक बड़ा बहाना बना लिया। और फिर हुआ प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। क्या वो वाकई एक युद्ध था या कुछ और? प्लासी असल में युद्ध से ज्यादा एक सौदा और धोखा था। रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय कंपनी का बड़ा अधिकारी था, उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर सेनापति ने ही धोखा दिया? हाँ, मीर जाफर और कुछ और अमीर लोग जैसे जगत सेठ, वो सब क्लाइव से मिल गए। युद्ध के मैदान में मीर जाफर की सेना का बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। सिराज के कुछ वफादार थे जैसे मदन और मोहनलाल, वो लड़े पर हार गए। सिराज हार गया, भाग गया, बाद में पकड़ा गया और मार दिया गया। इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक तौर पर स्थापित कर दिया। भले ही सैन्य रूप से ये कोई बड़ी जीत नहीं थी। प्लासी के बाद तो बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती गई होगी। फिर बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? हाँ, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वो क्लाइव की कठपुतली था। कंपनी उससे खूब पैसा ऐंठती रही। जब मीर जाफर पैसा नहीं दे पाया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम थोड़ा योग्य था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, सेना सुधारने की कोशिश की, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। तो मीर कासिम को भी हटा दिया गया। मीर कासिम भागकर अवध गया। वहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। ये प्लासी के उलट एक असली घमासान लड़ाई थी। इसमें कौन जीता? इसमें अंग्रेज जीते। उनकी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। उसने इन तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। बक्सर की जीत प्लासी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसने अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता पूरे उत्तर भारत में साबित कर दी। और इसी के बाद वो दीवानी अधिकार मिले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। हाँ, बिल्कुल। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया था। उसने मुगल बादशाह शाह आलम II से संधि की। बादशाह नाम मात्र का ही था, लेकिन संधि के तहत उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, जिसे दीवानी कहते हैं, वो कंपनी को दे दिया। अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो अब टैक्स कंपनी वसूलेगी? हाँ, और इसके बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया 1765 से 1772 तक। ये बड़ा अजीब सिस्टम था। दीवानी यानी पैसा वसूलने का काम कंपनी के पास, और निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था, फौजदारी मामले, ये सब नवाब के पास। लेकिन असल ताकत तो पैसे से आती है, वो कंपनी के पास थी। नवाब बस नाम का रह गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा भयानक हुआ। कंपनी के अधिकारी खुद अमीर होते गए, लेकिन बंगाल की जनता पिस गई। खेती बर्बाद हुई, व्यापार चौपट हुआ। 1770 में भयंकर अकाल पड़ा। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर इस द्वैत शासन को खत्म किया। बंगाल की कहानी तो बड़ी दुखद है। अच्छा, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? मैसूर का जिक्र आता है अक्सर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर पहले वहां विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। उसके पतन के बाद वाडियार वंश का राजा आया। हैदर अली जो था वो पहले वाडियार सेना में एक मामूली सैनिक था, लेकिन अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पर वो ऊपर उठा और 1761 में मैसूर का शासक बन बैठा। उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बनाया। और अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई होगी कि कोई भारतीय शासक फ्रांसीसियों से मदद ले रहा है। बिल्कुल, यहीं से शुरू हुए आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 युद्ध हुए कुल मिलाकर। 4 युद्ध। हाँ, पहला युद्ध 1767-69 हुआ। उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और मद्रास तक पहुंच गया। मद्रास की संधि हुई। दूसरा युद्ध 1780-84 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। तो फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। बाद में मैंगलोर की संधि हुई। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, उनके बारे में काफी कुछ कहा जाता है। बहुत काबिल शासक थे। टीपू वाकई एक असाधारण शासक था। उसका असली नाम फतेह अली साहब टीपू था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी।
वो नई चीजें आजमाने से डरता नहीं था। उसने नौसेना बनाने की कोशिश की, माप-तौल की नई प्रणाली शुरू की, नया कैलेंडर लागू किया। रॉकेट तकनीक में वो अपने समय से बहुत आगे था। रॉकेट उस जमाने में? हाँ, माना जाता है कि उसने रॉकेट का सैन्य इस्तेमाल किया था। उसने विदेशों में, जैसे फ्रांस, तुर्की, अपने दूत भेजे। वो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित था। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। खुद को नागरिक टीपू कहता था। वाह! उसका एक मशहूर कथन है, भेड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। लेकिन अंत में टीपू भी अंग्रेजों से हार गया। तीसरा और चौथा युद्ध? हाँ, तीसरा युद्ध 1790 से 2 हुआ, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय। इसमें टीपू हार गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जो बहुत अपमानजनक थी। उसे अपना आधा राज्य और बहुत सारा हर्जाना देना पड़ा। उसके 2 बेटों को बंधक बना लिया गया। और चौथा युद्ध? चौथा और आखिरी युद्ध 1799 में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, जो सहायक संधि के लिए मशहूर है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मौत के साथ दक्षिण में अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती खत्म हो गई। मैसूर पर फिर सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर के बाद अब मराठों की बात करते हैं। शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी की थी पश्चिम भारत ने। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म 1627 या 1630 में, इस पर थोड़ा मतभेद है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उन्होंने पश्चिमी घाट के मुश्किल पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाते हुए मुगलों और बीजापुर, गोलकुंडा जैसी सल्तनतों को कड़ी चुनौती दी। एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी मराठा राज्य की नींव रखी। उनकी युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं। कम सेना से बड़ी सेना को परेशान कर देना। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, एक कुशल प्रशासन भी बनाया। अष्टप्रधान नाम की 8 मंत्रियों की परिषद थी। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री वगैरह। राजस्व के लिए उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर लगाए। चौथ पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 14 हिस्सा होता था, सुरक्षा के बदले में। सरदेशमुखी मराठा छत्रपति होने के नाते आय का 1/10 हिस्सा। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति का क्या हुआ? पेशवाओं का दौर कैसे आया? शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें पकड़वाकर बड़ी क्रूरता से मरवा दिया। उनके बेटे शाहू को दिल्ली ले जाया गया। फिर राजा राम और उनकी पत्नी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, तो उसके बाद के मुगल बादशाह बहादुर शाह आई ने शाहू जी को कैद से रिहा कर दिया। शाहू जी वापस आए तो मराठा सरदारों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। शाहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ 1707, जिसमें शाहू जी जीते। इसी दौर में शाहू जी के समय में पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली हो गया। बालाजी विश्वनाथ पहले शक्तिशाली पेशवा बने 1713। बालाजी विश्वनाथ? हाँ, उन्होंने 1719 में दिल्ली में सैयद बंधुओं, जो उस समय किंग मेकर थे, के साथ एक समझौता किया। इससे मराठों को दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। इसे मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। पेशवा का पद भी लगभग वंशानुगत हो गया। फिर बाजीराव आए। हाँ, बालाजी विश्वनाथ के बेटे बालाजीराव वन 1720 से 1740। वो बहुत ही वीर और महत्वाकांक्षी पेशवा थे। उन्होंने मराठा राज्य को सही मायनों में एक साम्राज्य में बदल दिया। कहते हैं शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के वो दूसरे सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनका संबंध बुंदेलखंड की मस्तानी से भी रहा। और उनके बाद बालाजी बाजीराव, जिनके समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। हाँ, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इनके समय में मराठा ताकत अपने चरम पर पहुंची। लेकिन फिर आई 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये लड़ाई मराठों और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। इसमें मराठों की बहुत बहुत बुरी हार हुई। क्यों हारे मराठे? कई कारण थे। अब्दाली की सेना बेहतर थी, मराठों को उत्तर भारत का उतना अनुभव नहीं था, उन्हें स्थानीय शासकों का भी पूरा समर्थन नहीं मिला। इस युद्ध में पेशवा के बेटे विश्वासराव और उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों मारे गए। कई बड़े मराठा सरदार मारे गए। इस खबर को सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव की भी कुछ समय बाद मौत हो गई। एक संदेश भेजा गया था पूना, जिसमें लिखा था, 2 मोती विलीन हो गए, सोने की मोहरें खो गईं
और चांदी और तांबे के सिक्कों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। मतलब बड़ा नुकसान हुआ। तो इस हार ने क्या तय किया? इस हार ने मराठों की कमर तोड़ दी। जैसा कहा जाता है, इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा, और वो थे मराठा। इसके बाद मराठा शक्ति एक केंद्रीय शक्ति न रहकर एक संघ में बट गई। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले और पुणे के पेशवा। और फिर अंग्रेजों ने इस बिखराव का फायदा उठाया होगा। आंग्ल मराठा युद्ध। बिल्कुल। पानीपत के बाद माधवराव नाम के एक योग्य पेशवा ने शक्ति को दोबारा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। फिर पेशवा पद के लिए अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। रघुनाथ राव राघवाबा नाम के एक दावेदार ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से सूरत में संधि कर ली और मदद मांगी। बस अंग्रेजों को मौका मिल गया। कितने युद्ध हुए? 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। पहला 1775 से 1782 सालबाई की संधि से खत्म हुआ, जिसमें स्थिति लगभग पहले जैसी रही। दूसरा युद्ध 1803 से 1806 तब हुआ जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने डरकर अंग्रेजों से बेसिन की अपमानजनक संधि कर ली और सहायक संधि स्वीकार कर ली। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया, भोंसले और होलकर को अलग अलग संधियों सुरजी, अर्जुल गांव, देवगांव, राजपुर घाट के लिए मजबूर किया। तीसरा और आखिरी युद्ध 1817-18 में मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। वही बाजीराव द्वितीय जिनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने 1857 में कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। हाँ, बिल्कुल वही नाना साहब, जिनका असली नाम धोंडू पंत था। हमने बंगाल, मैसूर और मराठों की बात की। उत्तर पश्चिम में सिख शक्ति का भी उदय हुआ था, पंजाब में। हाँ, पंजाब यानी 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज की भूमि। बहुत उपजाऊ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका। मुगलों के कमजोर होने पर यहाँ सिख शक्ति का उदय हुआ। सिखों के 10 गुरुओं ने इसकी नींव रखी। गुरु नानक देव जी संस्थापक थे। उन्होंने लंगर और पंगत शुरू की। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि विकसित की। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। गुरु अर्जुन देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ, 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें सिख गुरुओं के साथ बाबा फरीद, कबीर, रदास जी की वाणी भी है। उन्हें जहांगीर ने शहीद करवा दिया था। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली में शहीद करवाया। चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा उनकी याद दिलाता है। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, जन्म पटना में, निर्वाण नांदेड़ महाराष्ट्र में। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों को एक योद्धा संत के रूप में संगठित किया। 5 ककार, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा अनिवार्य किए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला और स्थायी गुरु घोषित किया। उनके बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, लेकिन फर्रुखशियर ने उन्हें भी पकड़कर शहीद करवा दिया। इसके बाद सिख शक्ति कई मिसलों यानी छोटे समूहों में बट गई। फिर महाराजा रणजीत सिंह आए। हाँ, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह, जो सुकरचकिया मिसल से थे, उन्होंने इन मिसलों को एकजुट किया। उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य खड़ा किया। उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। उनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। कोहिनूर हीरा भी उनके पास था। हाँ, अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को उन्होंने गद्दी वापस दिलाने में मदद की थी, जिसके बदले शाह शुजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। ये वही कोहिनूर है जो गोलकुंडा की खान से निकला, खिलजी, मुगल, नादिर शाह, अब्दाली से होता हुआ शाह शुजा के पास और फिर रणजीत सिंह के पास आया था। अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह के रिश्ते कैसे थे? रणजीत सिंह बहुत समझदार शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को पहचाना। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की। चार्ल्स मेटकाफ उस समय मिंटो का प्रतिनिधि था। इस संधि से सतलुज नदी को दोनों के राज्यों की सीमा मान लिया गया। रणजीत सिंह ने अपने जीते जी अंग्रेजों से सीधी टक्कर टाली। लेकिन उनकी मौत के बाद 1839 में उनकी मौत के बाद सिख साम्राज्य में अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। दरबार में साजिशें होने लगीं। सेना भी अनुशासनहीन हो गई।
और जिसका फायदा फिर अंग्रेजों ने उठाया। आंग्ल सिख युद्ध। बिल्कुल। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। पहला 1845-46 लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसमें सिखों की हार हुई, कुछ अंदरूनी गद्दारी भी हुई, लाहौर और भैरोवाल की संधियां हुई। दूसरा युद्ध 1848-49 लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। इसके बाद डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और महाराणा दलीप सिंह? कोहिनूर का क्या हुआ? युवा महाराजा दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे, उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा भी उनसे ले लिया गया, जो बाद में महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा दिया गया। तो हमने देखा कि कैसे बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख एक एक करके बड़ी क्षेत्रीय ताकतें अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाईं। हैदराबाद और अवध जैसे राज्यों का क्या हुआ था संक्षेप में? हैदराबाद, इसके संस्थापक निजामुल मुल्क थे 1724 में। ये पहला राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की 1798 में। मतलब अपनी आज़ादी एक तरह से गिरवी रख दी। आज़ादी के बाद 1948 में ऑपरेशन पोलो से भारत में मिला। और अवध? अवध के संस्थापक सआदत खां थे 1722 में। यहाँ के नवाब शुजाउद्दौला ने बक्सर में हिस्सा लिया था। आसिफउद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बदली, बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। अवध ने भी 1801 में सहायक संधि मान ली थी, लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़प लिया। ये 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया। तो कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि यूरोपीय व्यापारी बनकर आए, खासकर अंग्रेज। उन्होंने पहले तो व्यापारिक सुविधाएं हासिल की, फिर मुगल साम्राज्य के पतन से जो खालीपन पैदा हुआ और भारतीय शासकों की जो आपसी फूट थी, उसका फायदा उठाया। कूटनीति जैसे सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सीधी लड़ाइयों के जरिए उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वाकई भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं निर्णायक मोड़ था। एक व्यापार करने आई कंपनी देखते ही देखते शासक बन बैठी। इसमें उनकी अपनी रणनीति, उनकी सैन्य ताकत, उनकी कूटनीति तो थी ही, लेकिन भारत की आंतरिक कमजोरियां, शासकों का आपसी टकराव, दूरदर्शिता की कमी, इन सब ने भी उनकी राह बहुत बहुत आसान कर दी। एक के बाद एक रियासतें या तो संधि से या युद्ध से उनके अधीन होती चली गईं। आज के इस पूरी चर्चा के बाद मैं सोच रही हूँ, क्या इतिहास में कोई ऐसा पल था, कोई ऐसा मौका जब शायद कहानी दूसरी तरफ मुड़ सकती थी? अगर ये क्षेत्रीय ताकतें जैसे मराठे और मैसूर या मराठे और सिख, अगर ये एक हो पाती, या किसी निर्णायक युद्ध जैसे पानीपत या बक्सर का नतीजा कुछ और होता? खैर, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।